हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, हम जो प्रीवियस ईयर सेट कर रहे थे उसका पार्ट नंबर 62 है ये। इससे पहले जो भी वीडियो हुए हैं हमने डाल दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सबको देख सकते हैं। ये हमारा 22/10/2018 का सेकंड शिफ्ट का वीडियो है। इससे पहले जो भी शिफ्ट हुई थी उसको हमने करा दी है। तो चलिए देखते हैं आज के शिफ्ट को। और छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन है कि पांचवा आवर्त होता है, फिफ्थ आवर्त जो होता है उसमें कौन सा तत्व होता है वो सबसे अधिक धात्विक तत्व होता है। अब देखिए, धात्विक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तथा धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धात्विक तत्व कहा जाता है। अब ये जो गुण है ना, वो आपके वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 ये वाले सबसे ज़्यादा दिखाते हैं। ठीक है, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 के तत्व होते हैं सबसे अधिक धात्विक गुण दिखाते हैं। तो पहले देखिए, आपका जो प्लेटिनम है वो ऐसे हट जाएगा, गोल्ड है वैसे हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 बच गए कि भाई कैल्शियम और रूबिडियम। अब कैल्शियम देखो, कैल्शियम और रूबिडियम में होता क्या है कि वर्ग संख्या 1 के तत्व होते हैं ना, वो सबसे अधिक धात्विक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 4 बच गया। और वैसे अगर आप देखेंगे तो वर्ग संख्या 1 होती है ना, उसमें तत्व आते हैं लीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो वर्ग संख्या 5 में आपके आता है रूबिडियम। तो यही पूछा है कि वर्ग 5 वो आपके आवर्त संख्या 7 का, आवर्त संख्या 5 का कौन सा होता है वो सबसे धात्विक होता है, तो आपका रूबिडियम इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है, आपको समीकरण दे रखा है, आपको पहचानना है कि ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, मैंने आपको अभिक्रिया जब पढ़ाई थी तो अभिक्रिया के प्रकार आपको बताए थे। तब आपको बताया था कि भाई जब आपके एक अधिक क्रियाशील परमाणु होता है दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है, उस प्रकार की अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे तो CuCl2 है, मतलब कॉपर के साथ क्लोरीन जुड़ रहा था। जब पीबी ने यानी कि लेड ने इससे अभिक्रिया करी तो इस लेड ने Cu को विस्थापित कर दिया और Cl2 के साथ खुद जुड़ गया, यानी कि ये आपके विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें किस तत्व की खोज बाद में हुई थी। तो देखिए, मेंडलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो 3 तत्व थे, उनका नाम उन्होंने रख दिया था, एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन, एक का, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई इन तत्व हैं, इनकी खोज बाद में होगी तो उनका नाम अलग रख देंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जब उनकी खोज हुई तो उनका नाम यहाँ पर अलग रख दिया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको पीरियड टेबल बताई थी, तब आपको बताया था कि भाई ये तत्व थे 3 जिनको यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में अलग नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जर्मेनियम है वो यहाँ पर बाद में इसका नाम दिया गया था। इसका पहले नाम था एका सिलिकॉन और इसका नाम आधुनिक आवर्त सारणी में जर्मेनियम दिया गया था। ठीक है, तो गैलियम, स्कैंडियम और आपके जर्मेनियम, ठीक है, 3 तत्व थे जिनको यहाँ पर पहले रखा गया था और इनका नाम बाद में फिर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सहसंयोजक बंध जो पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंध, उनके गलनांक और क्वथनांक लो होते हैं, है ना, वो बहुत ही कम होते हैं। क्यों होते हैं? ठीक है, यह आपसे पूछा है कि जो गलनांक होते हैं और क्वथनांक होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, है ना, और आपके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ही कम होते हैं। क्यों होते हैं? आपको कारण दे रखा है कि भाई ये जो बंध होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि आपके सहसंयोजक बंध, वो दुर्बल होते हैं, प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं या आपके बहुत ही मजबूत होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर इनके गलनांक और क्वथनांक लो है ना, तो सीधी सी बात है इनके जो बंध की प्रकृति होगी वो कैसी होगी? बहुत ही दुर्बल, यानी कि वीक बॉन्ड होंगे। और अगर मान लीजिए ये आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते, मजबूत बॉन्ड होते, तो फिर इनका गलनांक और क्वथनांक होता बहुत ही हाई होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है और इसमें पूछा है कि भाई 11 किलो की वस्तु है जो जमीन से 7 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा जब कोई वस्तु आपके किसी भी धरती से किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित होती है तो उसमें जो निहित ऊर्जा होती है वो आपकी होती है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का मान होता है mgh। m का मान आपको दे रखा है 11 किलो, g का आपको 10 दे रहा है और h का मान दे रखा है 7। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 770। क्या आंसर आएगा? 770 जूल, 770 जूल है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार किस प्रकार से बदलता है। तो देखिए पहले तो हम भार की बात करते हैं। भार क्या होता है? तो भार होता है W = mg। अब देखिए m होता है आपका उसका द्रव्यमान यानी कि मास,
और जी पर होता है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखिए सारा खेल है ना वो जी का है, तो जी का मान बढ़ेगा ना वहाँ आपका भार बढ़ेगा, और जी का मान जहाँ घटेगा वहाँ आपका भार भी घटेगा। तो आपको होता है ध्रुवों पर ले जाने पर जो जी का मान है सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है, इसलिए जो डब्ल्यू है यानी कि भार है उसका मान ध्रुवों पर क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई सापेक्ष घनत्व होता है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी होती है, वो किसके बराबर होती है। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, आपके पानी का भार तो लेते हैं नीचे, पानी का भार तो लेते हैं नीचे, और जिस भी पदार्थ का आपके सापेक्ष घनत्व निकालना होता है उसको लेते हैं ऊपर। यह आपके होता है सापेक्ष घनत्व का सूत्र, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई पदार्थ का घनत्व ले लेंगे बटे पानी का घनत्व, ठीक है, ये आपके जो रिलेटिव डेंसिटी है सापेक्ष घनत्व है उसका आपके आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई सोडियम सल्फेट जो होती है, ठीक है, सोडियम सल्फेट जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए सोडियम सल्फेट होता है ना वो आपका होता है Na2 और SO4, ये सोडियम हो जाएगा, ये सल्फेट हो जाएगा, सल्फेट होता है -2 और N होता है प्लस, इसलिए Na के ऊपर 2 लगा देंगे इधर पैरों में, ठीक है। तो इसका सूत्र हो जाएगा Na2SO4, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो पिछली शिफ्ट से लगातार कई बार रिपीट हो रहा है कि ब्रायोफाइट जो होते हैं, ब्रायोफाइटा जो होते हैं है ना, उनकी निचली सतह पर उनकी जो जड़ होती है वो बढ़ जाती है। तो जड़ होती है उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था थैलस वर्ग के जो समूह होते हैं ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनकी जड़ होती है ना, उनमें क्या होता है कि आपके नीचे की ओर तंतु निकल आते हैं, फाइबर निकल आते हैं, और इसको बोला जाता है राइजोइड। क्या बोला जाता है, राइजोइड बोला जाता है। और पिछली 2-3 शिफ्ट से इसके क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। चलिए अगला आपसे पूछा है कि 1 न्यूटन जो होता है उसका अन्य मात्रक क्या होगा। अब देखिए न्यूटन है, न्यूटन होता है आपके किसका, बल का मात्रक। अब देखिए बल के बारे में आपको निकालना, तो बल के बारे में सूत्र जानते हैं, F बराबर होता है सर ma, है ना। तो F बराबर ma यानी कि बल का होता है न्यूटन, न्यूटन किसके बराबर का, m यानी कि किलोग्राम, और a का मतलब आपके त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो भाई न्यूटन किसके बराबर हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई स्थिर अवस्था से एक कार है वो चलना शुरू करती है ना, और वो 1 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से चल रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि 2 मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी। तो देखिए आपसे ये बोला है कि भाई आपके स्थिर अवस्था चलिए, मतलब u का मान क्या हो गया 0, ठीक है। v आपको ज्ञात करना है, t आपको दिया है 2 मिनट, लेकिन मिनट कभी नहीं लेते हैं, हमेशा लेते हैं सेकंड, यानी कि 120 सेकंड, ठीक है। और आपको a का मान दे रखा है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसको हम ज्ञात करेंगे किससे, त्वरण के सूत्र से। त्वरण का सूत्र क्या होता है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए a बराबर आपको दे रखा 1, v का मान, ठीक है, a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। देखिए a का मान आपको दे रखा है 1, ठीक है, a का मान 1 दे रखा है, और v का मान आपको v का मान तो आपको ज्ञात करना ही है, v माइनस 0, अब t का मान आपको दे रखा है 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। तो v का मान क्या आ जाएगा, v का मान आ जाएगा 120 मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 120 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भी कौन सा खनिज होता है सबसे नरम होता है। अब देखिए खनिज जो होते हैं ना, खनिज क्या होते हैं, धरती से ऐसे पदार्थ जो खोद कर निकाले जाते हैं जिनमें आपकी धातु मिक्स होती है उन्हें बोलते हैं खनिज, ठीक है। उनसे कुछ अब मटेरियल निकाला जाता है, मिनरल्स निकाले जाते हैं, उन्हें खनिज बोला जाता है, मिनरल से होते हैं खनिज, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सबसे सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब देखिए हीरा तो आपको पता है भाई, हीरा सबसे कठोर होता है, ये तो आपको पता है। संगमरमर आपको पता है ये भी एक पत्थर होता है, कठोर होता है। टूथपेस्ट क्या होता है, टूथपेस्ट जानते हैं, टूथपेस्ट आप जानते हैं, ब्रुश आप जो कोलगेट लेके आते हो, डाबर लेके आते हो, तो वो एक प्रकार खनिज थोड़ी होता है, वो तो हम बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। तो बचा भाई टाल्क, ठीक है, टाल्क। तो टाल्क इसका राइट आंसर आएगा। टाल्क क्या होता है भाई, टाल्क होता है जैसे ये एक टाल्क पाउडर आता है जिसका उपयोग हम घरों में करते हैं, विशेष रूप से बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों का तेल आपने सुना होगा, जॉनसन बेबी पाउडर आता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो टाल्क होता है, इसको टाल्क बोला जाता है, और ये आपके सबसे सॉफ्ट मिनरल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये है कि भाई कहाँ से आने वाली एक नलिका होती है जो मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। यानी कि यह आपसे बोला है कि भाई एक नली होती है जो कहाँ से आती है ना, मतलब किस आपके कौन सा अंग होता है शरीर का, वहाँ से निकल के आती है और फिर एक मूत्र मार्ग बनाती है रास्ते में आकर। तो आपको बताओगे जो मेल होते हैं ना, मेल पुरुष जो होते हैं, नर जो होते हैं, उनके क्या होता है,
जो मूत्राशय होता है, तो मूत्राशय से नलिका आती है जो आपके रास्ते में प्रोस्टेट ग्रंथि से मिलती है ना। प्रोस्टेट ग्रंथि शुक्राणु उसमें मिलते हैं और बाद में बाहर से जब निकलते हैं तो उसमें एक ही रास्ता होता है, जबकि महिलाओं में 2 होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मूत्र नलिका होती है वो आपके मूत्राशय से होकर आती है ना, और उसका निर्माण होता है फिर मूत्रमार्ग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई मूत्राशय से वो आपके नलिका वो निकलती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? ऐसा ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को, विभिन्न तंत्रों को जोड़ने का काम करता है, उसे बोलते हैं आपका संयोजी ऊतक। तो ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ब्लड नहीं है तो फिर आपको पता होना चाहिए आपका बोन, यानी कि हड्डियां होती हैं वो भी आपस में जोड़ने का ही काम करती हैं। ठीक है, यानी कि आपस में आपके जोड़ने का काम करती हैं हड्डियां भी। ठीक है, तो हड्डी है इसका राइट आंसर आ जाएगा। भाई हड्डी होती हैं वो हमारे शरीर को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, तो हड्डी है वो आपकी राइट आंसर आ जाएगा संयोजी ऊतक का, आपके कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई एक घर है उसमें एक माह में आपके जो विद्युत ऊर्जा खपत है वो जूल में दे रखी है, 9 × 10⁸ जूल है, तो इसका मान यूनिट में कितना होगा। तो देखिए यूनिट में आपको बताया था भाई एक यूनिट जो होती है, एक यूनिट उसमें होते हैं 3.6 10⁶ है ना, ये होते हैं, इतने जूल होते हैं। लेकिन आपको जूल में मान दे रखा है, आपको जूल में दे रखा है 9 × 10⁸ है ना, जूल दे रखा है। आपसे पूछा कितनी यूनिट होगा तो भाग लगा देंगे 3.6 10⁶ का, तो भाई भाग लगाएंगे 900/3.6, तो इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा 250 यूनिट, 250 kWh इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताना कि कौन सा कथन है वो इनके बारे में सत्य है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको साउंड वाले फिजिक्स के अंदर करा चुका हूँ। देखिए पहला कथन दिया हुआ है कि स्टील में ध्वनि की चाल 5908 मीटर प्रति सेकंड होती है, पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन दिया है कि भाई निकिल जो होता है उसमें ध्वनि की चाल होती है 6240 होती है, दूसरा कथन आपके गलत है। तो क्या बोलेंगे, केवल ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसको किस कार्य से परिभाषित किया जाता है। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि भाई जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस कारण उत्पन्न होती है, हमने कौन सा कार्य करते हैं उसके कारण वो उत्पन्न होती है। तो आपको पता होगा जब हम किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी निश्चित ऊंचाई पर उठाते हैं तो उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, तो यहाँ से हमने किसी h ऊंचाई पर किसी वस्तु को उठा दिया और उसका त्वरण है वो g है, तो वस्तु का भार अगर m है, द्रव्यमान m है, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो mgh हो जाती है ना। तो mgh किसके कार्य के बराबर होती है कि भाई कोई वस्तु होती है उसको गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी निश्चित हाइट पर उठाने में जो किया गया कार्य होता है उसके बराबर होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई C6H12 है, ठीक है, C6H12 नहीं है, इसको सही कर लेना, C6H14 है ना, C6H14 है ना, इसके कितने समावयवी हैं, ठीक है, C6H14 है, इसको सही कर लेना है ना, C6H14 है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला तो ये कि भाई C6H14 होता क्या है, तो इसका नाम होता है हेक्सेन। क्या होता है, हेक्सेन इसको बोला जाता है। अब देखिए समावयवी क्या होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। समावयवी क्या होते हैं, एक ही पदार्थ, वो एक ही सूत्र होता है ना इनका आपका ऐसे एक ही पदार्थ के ऐसे रूप जिनका सूत्र तो क्या होता है समान होता है, लेकिन उनकी जो संरचना होती है, उनकी ज्योमेट्री होती है वो अलग अलग होती है ना। ऐसे रूपों को बोलते हैं समावयवी, उनको बोलते हैं आइसोमर। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइसोमर। यानी उनका सूत्र होता है वो जो C6H14 होगा, लेकिन उनकी ज्योमेट्री है वो आपके अलग अलग होती है। तो आपके जो इसके पूछे हैं हेक्सेन के, तो हेक्सेन के होते हैं 5। ठीक है, हेक्सेन के 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। भी हेक्सेन में 5 होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से होते हैं 5। तो देखिए आपका जो हेक्सेन होता है उसमें टोटल कार्बन होते हैं 6। तो पहली स्थिति ये हो सकती है भाई 6 के 6 कार्बन है वो आपके एक सीधी रेखा में हो, मतलब असाकित हो। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हेक्सेन। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी। अब हाइड्रोजन इसमें नहीं लगा रखे हैं, हाइड्रोजन की पूर्ति करनी है, मैं सिर्फ आपको कार्बन के माध्यम से समझा रहा हूं। दूसरा देखिए, हो सकता है कि सर एक कार्बन को हमने तोड़कर मतलब साइड से हटाकर दूसरे आपके कार्बन पर लगा दिया, इसको बोल देंगे 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, हो सकता है सर अब हम के बार इसको तीसरे पे लगा दिया। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है सर हमको तीसरे कार्बन पे लगा दिया,
तो ये हो गए 3। हो सकता है सर 2 कार्बन हमने ले लिए और उनको एक ही कार्बन के दोनों तरफ लगा दिया, ये चौथी पॉसिबिलिटी है। 5वीं पॉसिबिलिटी क्या है कि सर हमने क्या किया, 2 अलग अलग कार्बन लिए, एक अलग कार्बन पर लगा दिया, एक अलग कार्बन पर लगा दिया। तो ये आपके 5 प्रकार की पॉसिबिलिटी होती हैं। जो हेक्सेन जो होता है, हेक्सेन, उसमें 5 प्रकार के समावयवी बनते हैं। आप देखेंगे इनका सूत्र होता है समान होता है, मतलब कार्बन होते हैं 6 होते हैं और हाइड्रोजन आपके 14 ही होते हैं, लेकिन उसकी संरचना होती है वो आपके अलग अलग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई आपको 2 कथन दे रखे हैं और आपसे पूछा है कौन सा कथन आपके सत्य है। पहला आपको दे रखा है यदि कोई ऋणायन है ना, तो ऋणायन का मतलब क्या हुआ है कि उसके ऊपर ऋणावेश है, यह आपको दे रखा है। यानी कि कोई ऋणावेश किसी आयन के ऊपर ऋणावेश है तो उसका मतलब क्या है, उसको ऋणावेश कहा जाएगा क्या। तो बिल्कुल सही है कि भाई यदि कोई आयन है उसका पर ऋणावेश है तो उसको हम ऋणायन कहेंगे। और दूसरा दे रखा है यदि कोई आवेश ऋणात्मक आवेश से आवेशित है तो उसे ऋणावेश कहेंगे, नहीं कहेंगे। सेकंड गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई जिसके ऊपर धनावेश होता है वो धनायन कहलाता है, जिसके ऊपर ऋणावेश होता है वो ऋणायन कहलाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मानव मस्तिष्क जो होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, उसका भार कितना होता है ग्राम के अंदर। तो आपको पता होगा जो भार होता है ना, वो आपके नॉर्मली 1200 से और 1400 ग्राम होता है। आपको बहुत सारे बुक को मिलेगा कि भाई फीमेल में 1250 ग्राम होता है, मेल में 1350 ग्राम होता है, लेकिन ये वेरी करता है और ये 1200 से और 1400 के बीच रह सकता है। तो आंसर आ जाएगा 1200 से 1400। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टिपिकल है तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको लैंग्वेज घुमा कर दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित परमाणु संख्या आपको दे रखी है, आपको बताना है कौन सा समूह होता है वो आपके क्षारीय धातुओं को प्रदर्शित करता है। अब देखिए क्षारीय धातु किसे बोलते हैं, एल्कली मेटल। तो वर्ग संख्या 1 के तत्व होते हैं ना, उनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ग संख्या 1 के तत्व होते हैं, उनका आपका परमाणु संख्या कौन कौन सी है। तो देखिए वर्ग संख्या 1 में आते हैं लीना की रब से फरियाद, आपको ट्रिक बताई थी ना मैंने। अब देखिए हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है, लिथियम 3 नंबर पे होता है, 2 ऐड कर दो, ठीक है, फिर 8 ऐड कर दो इधर, तो 8 ऐड करेंगे 11, फिर 8 ऐड कर दो आ जाएगा 19, 19 में 18 ऐड करेंगे, आपको पता है ना बताया था 2 8 8 18 18 25 ऐड करते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा 1 नंबर पे, ये आ जाएगा 3 नंबर पे, ये आ जाएगा 11 नंबर पे, आ जाएगा 19 नंबर पे, और 19 में 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 37 नंबर पे, फिर 37 में फिर 18 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 18 जोड़ेंगे आ जाएगा 55 नंबर पे, ठीक है। तो आप देख लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपके 2 है, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई 37 19 3 55। देखिए मैच हो रहा है 37 19 3 55, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। आपके जो ऑप्शन नंबर सेकंड है उसकी जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या वो आपके क्षारीय धातु को प्रदर्शित करती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई NO2 होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये इसका जो धूम्र होता है, धूम्र का मतलब जब उसको जलाते हैं तो उसमें धुआं उत्पन्न होते हैं ना, स्मोकिंग, तो उसका कलर होता है वो कैसा, उसका रंग जो होता है धुआं निकलता है उसका रंग कैसा होता है। तो गाइज उसका रंग होता है आपका भूरा, ब्राउन रंग होता है उसका, भूरा रंग का आपका जो धूम्र निकलता है उसका रंग होता है स्मोक का। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी। अब देखिए मैंने आपको जो ऑप्टिक्स है क्लास 10th की वो करा रखी है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, प्रतिबिंब, सारे मैंने बहुत ही आसान भाषा में कराए हुए हैं। तो मैं इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना प्लेलिस्ट का, तो आप देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ समझ आ जाएंगी। तो आपको ये दिया है कि यदि भाई एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी। तो मैंने आपको उस समय बताया था कि भाई जो आपकी फोकस लंबाई होती है वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है, यानी कि r/2 होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसका आणविक द्रव्यमान आपके देखिए निकालेंगे C और O का, तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ऐड कर देंगे है ना, और इसका ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि 28 होगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई 20 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच जो किया गया कार्य है वो आपके 60 जूल है, तो इनके बीच बहने वाला विद्युत आवेश क्या होगा। ये आपके विभवांतर की परिभाषा होती है भाई। जो विभवांतर होता है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है किए गए कार्य के बटे आवेश के, ठीक है।
तो आपसे पूछा है कि भाई किसका मान पूछा है, आवेश का मान पूछा है, तो आवेश हो जाएगा कार्य बटे विभवांतर। तो कार्य W बटे विभवांतर, W आपको दे रखा है 60, V आपको दे रखा है 20, तो आंसर आ जाएगा 3। और क्या पूछा है, आवेश, तो 3 कूलम्ब है, 3 कूलम्ब, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई 3 कूलम्ब है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पुष्प होता है। अब देखिए, उभयलिंगी पुष्प क्या होता है, ऐसा पुष्प जिसमें आपका स्त्रीकेसर और पुंकेसर, मतलब उसका जो फीमेल वाला पोर्शन होता है वो और मेल वाला भाग, दोनों के दोनों आपके एक ही फूल में पाए जाते हैं। तो ऐसे आपके फूल होते हैं उनको बोलते हैं उभयलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल। तो इसमें राइट आंसर आएगा सरसों, जो मस्टर्ड होती है उसमें आपके दोनों चीजें पाई जाती हैं, मतलब आपका उभयलिंगी आपके सरसों होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। टेलीग्राम ग्रुप पर अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए रेलवे की पाठशाला, और वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे रखा है, जाइए लॉगिन हो जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।